नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेआरएफ सक्सेस पॉइंट पे। हमारे इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। हम यहाँ पे अभी हिंदी करवा रहे हैं और हिंदी पे हम यूनिट 6 से लेकर 10 तक का टारगेट दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए रखते हैं। अभी हम यहाँ पे निबंध पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी की यूनिट से क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे। आज का हमारा निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह भारतेंदु द्वारा लिखा गया निबंध है और यह निबंध 3 दिसंबर 1984 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1984 में लिखा गया। यह हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में लिखा गया। आप इसको नोट कर लीजिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में लिखा गया। और इस निबंध बलिया में ददरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में दिया गया। ये इसका प्रमुख फैक्ट था। इसके बाद हम निबंध जब कंप्लीट होगा तो लास्ट में भी एक स्लाइड पे हम प्रमुख तथ्य जो निबंध में आए हुए होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं निबंध की तरफ। तो ये हमारा जो निबंध है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इस निबंध पहली बार प्रकाशित कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आता है कि यह निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो आपको बताना है हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब हम आते हैं निबंध की तरफ। तो निबंध क्या है हमारा, अब हम निबंध की तरफ आते हैं। तो निबंध पढ़ने से पहले जो मैं अपना यहाँ पे फेस कैम दिखा रहा हूँ इसको मैं हटा दूंगा और निबंध डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर ये जो मेरा फोटो आपको दिख रहा होगा अभी ये नहीं दिखेगा। जब निबंध कंप्लीट हो जाएगा हम कंक्लूड करेंगे फिर ये दिखने लगेगा। तो आइए निबंध पढ़ते हैं फिर। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं लिखने का पैटर्न बता दूँ। मैं जहाँ पे पढ़ूंगा वहाँ से मेरे ये जो है तो ये लाइन, ये जैसे लाइन बनी है ना, ऐसे लाइन बनती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आज बड़े आनंद का दिन है। क्यों भाई आनंद का दिन है? छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े शहरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण हमने खोजा तो प्रकट हुआ कि इस देश के भाग्य में आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहुत बहादुर, ऐसे कलेक्टर जहाँ हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबू फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब अबुल फजल और टोडरमल हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब चल नहीं सकती। वैसा ही हिंदुस्तान के लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गपशप से छुट्टी नहीं मिलती। हकीमों को तो कुछ सरकारी काम घिरे रहता है, कुछ बाल घुड़ दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ बचा तो उनको यह क्या ग्रह कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, बस यही मसल है। तो यहाँ पे भारतेंदु क्या बोल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे एक जो है तो छोटा सा दोहा भी दिया है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, अब ना हम खाली ना तुम खाली। तो जो हमारा इस निबंध है तो भारतेंदु यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि हमारे जो नगर बलिया में एक उत्साह का दिन है। और वो क्या बताते हैं कि इस अभागे आलसी देश में, ऐसा देश है जहाँ के लोग एक रेलगाड़ी की तरह हैं।
अगर उसमें कोई इंजन लग जाए तो वह क्या से क्या नहीं कर सकते, परंतु अगर रेलगाड़ी में इंजन ही ना हो तो सारे डिब्बे जैसे स्थिर रहते हैं वैसे यहाँ के लोग हैं। तो वही बता रहे हैं कि अभी जो हमारा देश है तो यहाँ के जो इंजन का काम कर रहे हैं रावत साहब बहादुर कर रहे हैं। और ऐसा काम तो बड़े बड़े नवाब रईस भी हैं, राजे महाराजे हैं, वो कर सकते हैं, परंतु उन्हें अपने भोग विलास से फुर्सत नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आया है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे कि यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े मशहूर इस ट्रेन पर लगी है। उसके बाद आप यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये पढ़ेंगे कि रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हैं जो मतलब यहाँ पे अकबर और अबुल फजल बीरबल टोडरमल से जो तुलना की गई है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसा वाक्य मिल सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है ये किस निबंध का है, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे। इसका पहली जो वाक्य है, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली, इसको भी याद रखेंगे। इस निबंध पे जो इस तरह की ये कविताएं आती हैं तो ऐसी कविताएं 3-4 हैं, तो हम इनको क्रम याद रखेंगे कि इस निबंध में पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे ये वाली कविता आई है, ये ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बाकी मैं लास्ट में सब बताऊंगा। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सब के नीचे वाला पुकारा गए हम, सो हिंदुस्तान की प्रजा की यही दशा है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि लोग में नाना प्रकार की देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रति क्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धोरो मत्स्य ग्रस्सा प्रभावा समर दूषिता, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते मिट्टी कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से तारा ग्रह आदि भेद कर के उनकी गति लिखी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत का दूरबन बनी है, उससे उन ग्रहों को भेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और आज इस काल में हम लोग अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग निरी चुंगी कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताज सब सरपट दौड़े जाते हैं, सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहल छू लें। उस समय हिंदू की टियावाड़ी खाली, खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय भी किए आगे ना बढ़ सकेगा। लूट इस बरसात में भी जिस पर कम बख्ती छाती और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा, तुम इस विषय पर आज कुछ कहो, हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भगवत में एक श्लोक है, नरदेह माह सुलभ सुदर्लभा पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूल नेप तपः स्वतेजित पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मतः। भगवान कहते हैं कि पहले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ। जो अभी ये श्लोक इन्होंने बोला उसका अर्थ बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला उस पर गुरु की कृपा।
चलो ठीक है, पहले तो मनुष्य धर्म ही दुर्लभ, अब जो मिल गया है मनुष्य धर्म तो उसमें सबसे पहले तो गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सम्मान पाकर, अवसर पाकर भी हम इस समय देश की उन्नति ना करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की उसकी लाज से मुंह ना देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में हम मेढक काठ उल्लू पिंजड़े के गंगा राम रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत से लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं मिलती। बाबा क्या हम उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दीन सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटे साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं तो बोलते हैं कि बाबा तुम्हारा पेट भरा है इसलिए तुम देश की बात करते हो, हमारा पेट तो खाली है तो हम कैसे देश की बात करें। तो फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि क्या जो इंग्लैंड है तो वहाँ पे किसान और मजदूर और ये नहीं है गाड़ीवान, कोचवान, वहाँ भी तो हैं और वो भी तो चिंता करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, किसी देश में सभी का पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि कौन सी नई कल मसाला बनावें जिससे खेत में आगे दूने अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे अखबार निकाला, उतनी देर में कोचवान मतलब यहाँ पे वो एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि जो विलायत के कोचवान या ड्राइवर होते हैं वो भी जो है तो जागरूकता रखते हैं, देश में क्या चल रहा है उसकी नज़र रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। जबकि भारत देश में क्या है कि यहाँ पे जब को उनका मालिक कहीं जाएगा तब वो तुरंत हुक्का निकालेंगे और गप सप में निकम्मी बातें करेंगे। वहाँ के लोग गप में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि यहाँ के लोगों का यह सिद्धांत एक क्षण में व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोग जितना निकम्मापन उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मालूका दास ने यहाँ पे दोहा बना डाला। दोहा क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। अब इस जो इनका पूरा का पूरा पैराग्राफ है, हम इसका जो है तो पूरा अर्थ समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने पहले तो बोला, हिंदुस्तान के लोगों को मेढक से तुलना की कि जैसे तीन मेढक एक के ऊपर एक बैठे हों, तो उनमें से एक बोला जौक शौक तो दूसरे वाले ने बोला गम सम, तीसरे ने बोला गए हम। वही बोलते हैं कि जो गए हम तीसरे वाले की दशा है, वही यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों की दशा है। पहला तो यहाँ पे वो ये एग्जाम्पल के साथ देश के लोगों की तुलना करते हैं। उसके बाद फिर वह क्या करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि जापान के लोगों से भारतीय लोगों की जो है तो तुलना करते हैं कि क्या हम जापान के टट्टुओं से भी गैर गुजरे हैं जो दौड़ते हैं। क्या हमको लाज नहीं आती? वो इतना सारा सामान बनाते हैं अपने घर पे और दूसरे देशों पे बेचते हैं, हम उतना भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि जो ये स्पेशली व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो भारत में संपन्न हैं, संपन्न और सज्जनवान समाज के लोग समझे जाते हैं। तो उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इतने संपन्न हो, कुछ कर नहीं रहे हो, और जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने लाखों वर्ष की जो आज दूरबीन बनी है, उस दूरबीन से पहले वो बाँस से दूरी को मापने का जो है तो तरीका निकाल चुके थे, और उन्होंने इतनी सटीक दूरी मापी है कि आज 16 लाख रुपए की जो दूरबीन है उससे भी उतनी ही आती है। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो यहाँ पे इन्होंने 16 लाख की दूरबीन की बात की है, तो इसको याद रखना है क्योंकि पेपर में यहाँ से फैक्ट पूछा जा सकता है कि दूरबीन की क्या कीमत बताई गई है। लाखों रुपए की पुस्तक, 1000 यंत्र। उसके बाद यहाँ पे देशों के नाम जैसे अंग्रेजी अमेरिकन, अंग्रेजी फ्रांसीसी, तुर्की ताजी, सब सर पर दौड़ जाते हैं।
तो इन देशों का नाम भी आप क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि आप इनको निबंध में आए हुए क्रम के आधार पे जो है तो स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। उसके बाद ये बोलते हैं कि यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे फिर जो एक स्त्री का एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि जैसे कोई स्त्री है, उसका पति परदेश में रहता है और वो लंबे समय बाद आया है, और पति के आने के बाद भी अगर स्त्री अपनी लज्जा के कारण उसका मुंह नहीं देखती, उससे प्यार नहीं करती, तो वो उस स्त्री की फूटी किस्मत है। उसी तरह वो भारत के लोगों को भी कहते हैं कि यहाँ पे जो अंग्रेज वगैरह हैं, तो अंग्रेज के रहते हुए भी अगर हम कुछ नहीं सीख पाए तो फिर तो गए हम। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। क्या बोलते हैं? चारों ओर आंखें उठाकर देखिए, चारों ओर आंखें उठाकर देखिए, चारों ओर आंखें, कहाँ गया भाई, ये आ गया फिर क्या पे, ये, हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं भारतेंदु जी? बोलते हैं चारों ओर आंखें उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले की ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं नहीं, कुछ नहीं। अमीरों, मुसाहिबों, दल्लालों, अमीरों के नौजवान लड़कों को ख़राब करना, किसी की जमा माल लेना, इनके सिवाय बतलाइए कौन रोज़गार है। वो बता रहे हैं कि अगर आप चारों ओर नज़रें उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ पे रोज़गार क्या है कि जो नौजवान ख़राब लड़के हैं या दलाल होते हैं अमीरों के, या अमीरों के नौजवान लड़के या दलाल मुनासिब जो होते हैं, तो ये पॉकेट मार के अलावा इनके पास कोई रोज़गार नहीं है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी है। किसी ने बहुत ठीक कहा, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत बचाता है, मतलब जो दरिद्र परिवार होता है इस तरह अपनी इज्जत बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं, रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसे उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट का जो है तो उन्होंने दिया है, तो आपको ये रिपोर्ट याद रखनी है। फिर वो बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि जो यहाँ का मनुष्य है तो दिन प्रतिदिन मनुष्यों की संख्या, जनसंख्या तो बढ़ती जाती है परंतु रुपया कम होता जाता है। और वो बोलते हैं इस तरह से अब काम नहीं चलेगा, देखो भाई रुपया कमाना पड़ेगा और बिना बुद्धि के रुपया आएगा नहीं। उसके बाद बोलते हैं कि भाइयों, राजाओं महाराजाओं का मुँह मत ताको। वो क्या बोल रहे हैं? भाइयों, राजाओं महाराजाओं का मुँह मत ताको, यह आशा मत रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोले डरपोक पुकारवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। तो वो क्या है मेन कि वो भारत के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो पहले तो उनकी स्थिति दिखाते हैं कि तुम्हारी स्थिति ये है, उसके बाद उसको जगाते हैं कि भाई उठो, राजाओं महाराजाओं पंडित का मुँह मत देखो, अपने से अपना हाल संभालो। ऐसा दिन नहीं आएगा कि किसी ने पंडित कोई तरीका बतलाए और तुम कोई एक ही दिन में राजा बन जाओ। अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप ध्यान से पढ़िए। फिर कब कब राम जनकपुर हैं, अब जो पीछे पड़ें तो फिर रसातल में ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द वेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई, सॉरी यहाँ पे सभी लिखा है, सभा नियत हुई और 7 लोहे के तवे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था।
संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तवे पर बाण मारे। कवि चंद भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। यहाँ पे जो है तो पृथ्वीराज की कहानी बताई गई है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे पहले अकबर को हमारे रॉबर्ट कलेक्टर साहब से तुलना की गई है, वैसे ही हमें यह याद रखना है कि इसमें जो है तो पृथ्वीराज की कहानी भी बताई गई है। आपने इतिहास वगैरह में पढ़ा होगा कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, जिनको गयासुद्दीन मतलब महमूद गजनबी नाम का एक व्यक्ति था जो कि तुर्क से था। वो इनसे 17 बार हारने के बाद फिर उनको जो है तो बंदी बनाकर ले जाता है। तो उस कहानी को यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अब ये जो चंद कवि कौन थे, तो चंद कवि पृथ्वीराज के मित्र भी थे और उनके दरबार में वो एक कवि भी थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाया गया तो चंद कवि भी उनके पीछे पीछे हो गए और उनको भी उसने बंदी बना लिया। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण चलाने के लिए जाना जाता था। तो जो गयासुद्दीन था उसने भी यह जो शब्द वेदी बाण चलाने का प्रतिभा देखने की इच्छा जताई। तब चंद कवि ने वहाँ पे क्या करा, एक दोहा पढ़ा। और वो दोहा क्या है, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चाढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इकसर। अब इस दोहे से वो संकेत कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वीराज को उन लोगों ने अंधा कर दिया है, तो चंद कवि संकेत कर रहे हैं कि गयासुद्दीन इस जगह पे बैठा हुआ है और आज अगर तुम चूक गए तो पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम्हारी कमान फिर चढ़े। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी। इस समय में सरकार का राज पाकर, उन्नति का इतना सामान पाकर तुम लोग अपने को ना सुधारो, और वह सुधारना भी ऐसा कि सब बात उन्नति हो, घर में, काम में, बाहर। तो यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे वो हर जगह पे एग्जाम्पल ही दे रहे हैं और खुद को आगे बढ़ाने के लिए ही बोल रहे हैं। यहाँ पे मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट बताई। उसके बाद फिर यहाँ पे राम वाला एग्जाम्पल दिया कि कब कब राम जनकपुर आई हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई पंडित ही आपको आगे राह दिखलाता जाएगा और पीछे पीछे चलोगे। भाई कभी तो आगे बढ़ो, अपना आलस तोड़ो, आगे बढ़ो। उसके बाद पृथ्वीराज का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार पृथ्वीराज के जीवन पे वो क्षण आया था कि उन्हें कमान चढ़ाने का मौका मिला था और वो मौका चला जाता तो फिर मौका नहीं आता। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि भारत के लोगों, आज तुम्हारे लिए मौका है, अगर आज का मौका निकल गया तो फिर ये मौका नहीं आएगा, जागो। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे लेखक क्या कह रहे हैं कि खुद को इस तरह सुधारो कि सब चीज़ में उन्नति हो। कहाँ पे उन्नति हो? धर्म में उन्नति हो, घर के काम में उन्नति हो, बाहर के काम में उन्नति हो, रोजगार में उन्नति हो, शिष्टाचार में उन्नति हो, चाल चलन में उन्नति हो, शरीर में, बल में, समाज में, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हैं। चाहे तुम लोग निकम्मा, चाहे वो बोलें, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें, नंगा कहें, क्रस्तान कहें, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान कृत्वा तू पृष्ठता स्वीकार साधते, धीमान कार्य साधतो ही मूर्खता। जो लोग अपने देश हितैषी मानते हो, जो लोग अपने आप को देशभक्त मानते हो, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखो देखो थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। वो लोगों को बोल रहे हैं कि इस प्रकार उन्नति करो कि देश में एकाएक समावेशी उन्नति हो। अगर तुम्हें लोग निकम्मा कहते हैं, नंगा कहते हैं, क्रस्तान कहते हैं, बेस्ट कहते हैं, तुम उनकी दशा पे मत देखो। तुम देशभक्ति, अगर तुम अपने आप को जरा भी मानते हो कि तुम्हारे अंदर देशभक्ति है, देश हित ऐसी खुद को मानते हो, तो बोलते हैं कि अपने सुख का होम कर दो, अपने धन मान बलिदान, कमर कस के उठो, थोड़े ही दिन में सब हो जाएगा।
बोलते हैं कि अपनी खराबियों का कारण देखो कि तुम इतने दीन दरिद्र अवस्था में क्यों हो, अपनी खराबियों का कारण देखो। वो बोलते हैं कि ये जो कारण है तो तुम्हारे धर्म की आड़ में छिपे हुए हैं, तुम्हारे सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। उन चारों को वहाँ वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें। जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आए तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे, जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हों उनकी जड़ खोद के फेंक दो। कुछ मत डरो, कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जाति से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश नहीं सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है ना। किसको अब यह प्रश्न होगा कि हाँ, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, अब जो लोग हैं तो वो बोलेंगे। पहले तो उन्होंने समझाया कि भाई देखो, ये धर्म की आड़ में जो कुरीतियाँ भरी हुई हैं और आलस में जो तुम बैठे हुए हो, तो इन सबको त्यागो और उन्नति करो। अब लोग बोलते हैं कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हो रही है उनके जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारा धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया का मेला, वो बता रहे हैं कि देखो, सबसे पहले आपको अपने धर्म की उन्नति करनी है। आप अंग्रेज़ों की नीति को देखो, कैसे उनकी धर्म नीति और राजनीति एक प्रकार मिली हुई है और इस कारण उनकी उन्नति हुई है। उसके बाद वो एग्जाम्पल देगा कि देखो, धर्म से कैसे तुम धर्म में कैसे सुधार सकते हो, कैसे देख सकते हो। तो फिर वो एग्जाम्पल देखते हैं कि देखो, एक दो मिसाल मैं देता हूँ, उनको सुनो, उसके बाद फिर तुम खुद दिमाग लगाना। जैसे बलिया का मेला, देखो यहाँ पे हाईलाइटर है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद वो एग्जाम्पल क्या देते हैं, देखो सुनो, बलिया का मेला, बलिए के मेले का स्थान यही क्यों चुना गया जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते। 10-5 कोस से लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख जाने, गृहस्थी का काम, वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। सिर चढ़कर विकार, उसके बाद क्या है कि जो उपवास रखा जाता है तो इसलिए रखा जाता है ताकि शरीर शुद्ध हो जाए। फिर बोलते हैं गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर में डालने का विधान क्यों है। तो क्या बोलते हैं, जिसे तलवे की गर्मी सिर चढ़कर विकार उत्पन्न न करे। दिवाली क्यों है भाई, तो दिवाली इस बहाने साल भर में एक बार सफाई हो जाए। होली क्यों है भाई, बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकामत है। उन लोगों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी तो बीच में हुई, वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे। इसका मतलब लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोध बदले जा सकते हैं। और दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक एक आँख खोल कर देखें।
समझ लीजिए कि फलानी बात उन विद्यमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल उपकारी हो, उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं। धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए, जैसा जहाज का सफ़र विधवा विवाह है। वो यहाँ पे मेन यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम धर्म फॉलो करते हो तो उस धर्म का पहले मतलब तो जान लो कि अगर ये त्यौहार मना रहे हो, इस मान्यता को मान रहे हो, तो उसके पीछे का मतलब क्या है। वहीं वो फिर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार पहले क्या होता था कि जहाज़ पे चढ़ना जो है तो व्यक्ति को जाति बिरादरी से बाहर कर देते थे। अगर कोई व्यक्ति जहाज़ पे चढ़ गया, समुद्र का सफ़र कर लिया, तो वो यही बोलते हैं कि भाई वो सब चीज़ें जो है तो समय के विरुद्ध हैं, उनको छोड़ो। जैसे विधवा विवाह मनाही थी, तो उन सभी को बोल रहे हैं कि ये सब न्याय विरुद्ध है, इनको छोड़ो। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, लड़कों की छोटेपन में शादी। अभी देखो क्या धर्म में क्या था, धर्म में यही था ना कि बाल विवाह हो जाते थे, तो वही बोलते हैं कि लड़कों की छोटेपन में शादी, उनका बल बीरज आयुष मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, उन वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश कुल धर्म नीति इसी की पति भक्ति करें। लड़कों को सहज शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोग का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वो हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें। घर में आग लगे सब जिठानी घबरानी आपस में ढांस छोड़कर एक साथ आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमान को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चूल्हा चौका नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यह ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वो दिन गए, आलस हठधर्मी छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी एक एक दो होगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन इंदर सभा पढ़ाकर मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गज़ल गुनगुनाए। वो बोल रहे हैं यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये मीर हसन और इंदर सभा वाला है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो धर्म के विरुद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि बाल विवाह होना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दो। बहु विवाह, कुलीन प्रथा, जो ये धर्म में चीज़ें हैं तो इनको दूर कीजिए। धर्म में जो है तो तर्क लगा के ही उसको मानिए। उसके बाद इनका है कि भाई लड़कियों को शिक्षा दो, उनको इतना तो सिखा दो कम से कम कि आने वाली संतान को ठीक से शिक्षा दे सकें, पति भक्ति करें, कुल धर्म सीखें। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई हिंदू जैन मुस्लिम सब लोग मिल के रहो, भाई भाई की तरह रहो। मुस्लिम जो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मुसलमान लोग जो है तो हिंदुओं को नीचा समझते हो, तो ये नीचे समझना छोड़ दो, आपस में प्रेम भाव से रहे। जो नीची जात की लोग हैं उनको भी आप ऐसा कुछ मत बोलो जिससे कि उनका दिल दुखे। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आप मीर हसन और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन में ही उनको जो है तो बर्बाद मत करो। उसके बाद फिर यहाँ पे कविता आई है, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक कभी याद।
शौक़ तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं आगे। क्या है आगे? भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो। अभी तक उन्होंने किससे आग्रह किया? मुसलमानों से आग्रह किया। अब वो हिंदुओं से आग्रह करते हैं, भाई हिंदुओं तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिकी, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक साथ एक का हाथ पकड़ो। देखो वो क्या बोल रहे हैं, सभी को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वैसा करो। देखो जैसा हजार धरा होकर गंगा एक समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को देखो, तुम जिस मार्ग, अब यहाँ पे देखो ये वाला एक एग्जाम्पल जो है, ये पैराग्राफ एक बार एग्जाम पे आ चुका है। कौन सा? कि ये तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया था? क्वेश्चन आया था कि एक साइड मार्किन था, एक साइड अंगा था, एक साइड कंघी थी, और पूछा था किस किस देश में बने हैं। जैसा कि अभी हम देखते हैं, कहा था कि तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मागती का कपड़ा पहनकर फिर महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी फलाने की है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताबें पढ़ो, वैसा खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहाँ पे जो किसी भी निबंध या किसी भी विधा की हमारी पहली लाइन और जो आखिरी वाक्य होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट कर दी गई है। ये वाला पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ोगे, ये बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी वाला। तो बेसिकली यहाँ पे भारतेंदु जी ने सभी को एक होने की बात कही है और बोला है कि एक होकर के जो है तो आप देश की उन्नति करो। उसके बाद आपका ये निबंध खत्म होता है। अब यहाँ पर इसके जो हमने अभी निबंध पढ़ा, इसके प्रमुख कंक्लूड करते हैं हम इसको। यहाँ पे उन्होंने भाई पहले तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे था कि भारतेंदु जी ने जो है तो यहाँ पे कलेक्टर की तुलना, जो कि ये वाला महत्वपूर्ण पॉइंट था। सिंपल सी बात है, यहाँ पे उन्होंने देशों लोगों को आगाह किया कि तुम जो रेल की पटरी की तरफ, रेलगाड़ी की तरह डिब्बों में इंजन के पीछे पीछे चलने की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को तोड़ो और अपना जिम्मा खुद उठाओ, आगे बढ़ो। उसके बाद उन्होंने जो रईस लोग हैं, राजे महाराजे हैं, उनके व्यंग भी किया कि ये सभी जो है तो अपने आलस में, गपशप में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो महत्वपूर्ण कविता है इसको है। उसके बाद मेढक वाला एग्जाम्पल दिया कि हिंदुस्तान की दशा वही है जो कि गए हम वाली होती है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की सब सर पर दौड़ रहे हैं और तुम यहाँ पे खड़े हो, और बोलते हैं कि जो अगर आज तुम ना दौड़े तो उसके बाद तुम इतना पीछे हो जाओगे कि फिर कभी कितना भी उपाय किया जाए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद यहाँ पे वो बोलते हैं कि समाज में जो है तो किसी को जितना तुम लोगों को मिला है उतना मिलने पे भी अगर तुम प्रगति नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर तुम्हारा राम ही भरोसा है। वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ, उसके बाद मैं मिला, उसके बाद गुरु की कृपा, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन, इतना सब पा कर के भी अगर तुमने उन्नति नहीं की तो उसके बाद फिर भगवान ही मालिक है। उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे तो इतना आलस है कि
मलूका दास ने एक दोहा रच दिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के जो मतलब इंग्लैंड के किसान इंग्लैंड के कोचवान से यहाँ के कोचवान की तुलना की है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आंख उठाकर आप देखो अपने आसपास, यहाँ पे बेरोजगारी दरिद्रता ही फैली हुई है। कुछ नौजवान लड़कों के पास रोजगार जो है तो पॉकेट मारने का है, जो कि कोई रोजगार नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट बताते हैं, बोलते हैं कि ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जनसंख्या की तुलना पे पैसे कमती होते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वीराज वाला एग्जाम्पल दिया है कि भाई पृथ्वीराज के पास जिस प्रकार वो एक वक्त था कि उस वक्त में उनकी कमान चढ़ी और उन्हें ने जो है तो गयासुद्दीन को मार गिराया। वही तुम्हारे पास समय है कि तुम अभी भी उन्नति कर लो, अगर अभी नहीं कर पाए तो बहुत पछड़ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे रोज़गार के बारे में बताया कि उठो तुम अपना काम करो, जागो, लोग चाहे तुम्हें कुछ भी करें, तुम्हें उसमें नहीं पड़ना है। तुम देखो अगर खुद को देशभक्त देश हितैषी मानते हो तो अपना काम करो, देश के लिए कुछ करो। फिर यहाँ पे भारतेंदु ने क्या किया है कि उसके बाद एग्जाम्पल दिया कि भाई बलिया का मेला लगता है, तो बलिया का मेला फिर पूछते हैं कि भाई वो यहाँ पे क्यों लगता है, तो वो बताते हैं कि ताकि 5-5 कोस से दूर आएँ, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लें, उसके साथ एक दूसरे से आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जानें। उसके बाद बोलते हैं कि एकादशी व्रत क्यों रखते हैं, तो बोलते हैं कि एकादशी व्रत भाई इसलिए रखते हैं ताकि महीने में 1-2 दिन उपवास हो जाए तो शरीर शुद्ध हो जाए। उसके बाद बोलते हैं गंगा नहाने जाते हैं तो पानी सर से ही क्यों डालते हैं, तो भारतेंदु जी बताते हैं कि पानी सर से इसलिए डालते हैं ताकि तलबे की गर्मी सिर पे चढ़ के जो है तो क्या ना करे। यहाँ पे बताते हैं कि सिर चढ़कर विकार उत्पन्न न करे। उसके बाद दिवाली का बताते हैं कि साल भर में सफाई हो जाए। होली का बताते हैं कि आसपास की बिगड़ी हवा जो है तो ठीक हो जाए। फिर वो बोलते हैं यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनसिपैलिटी है। सिंपल सी बात, वो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो धर्म तुम अंधों की तरह मूंद के आगे बढ़े जा रहे हो उसमें जानो तो कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के लोगों को लताड़ रहे हैं कि देखो आँख मूंद करके चलने से कोई ठीक बात नहीं है, पहले जान लो क्या कैसे करना है, क्या हो रहा है, उसके बाद करो। उसके बाद वो आगाह करते हैं कि जो तुम विधवा विवाह की मनाही करते हो, जहाज का सफ़र की मनाही करते हो, तो ये सब चीज़ें कोई ठीक बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने लोगों को बोला कि भाई लड़कों को बड़े हो जाने दो, उसके बाद उनमें पारिवारिक जिम्मेदारी दो, छोटे से ही तुम उनमें जो है तो ये शादी करके उनमें नॉन तेल की फिक्र जैसी जिम्मेदारी डाल देते हो। उसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को जो है तो एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए जो है तो आगाह किया है। यहाँ पे मुसलमानों को, यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों को, यहाँ पे हिंदू समाज के लोगों को। उसके बाद यहाँ पे वो जो है तो बताते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि सब एक साथ रहो। उसके बाद वो बोलते हैं कि अलग अलग देश हैं जो कि वहाँ पे सामान बनाते हैं और भारत में बेचते हैं और तुम उन सामान यूज करते हो, तुम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने लिए कंघी बना लो यार, हैं। तो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई उन्नति करो, अपने देश की स्थिति संभालो। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं की पॉइंट की, आखिर इस निबंध में एक बार कंक्लूड करते हैं क्या क्या की पॉइंट है। तो की पॉइंट में कहा था पहली बात कि हरिश्चंद्र चंद्रिका 3 दिसंबर, कब ये प्रकाशित हुआ, 3 दिसंबर 1984 फर्स्ट टाइम ये प्रकाशित हुआ। उसके बाद ये कहाँ हुआ, बलिया में ददरी मेले के समय आर देशोपकरणी सभा में दिया गया भाषण था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा की पॉइंट क्या था, बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट को अकबर तथा उनके मुंशियों को टोडरमल और अबुल फजल के समान बताया। देखिए मैं यहाँ पे लिखवाना तो मेरे लिए मुश्किल काम है, मैं बोल रहा हूँ। ये निबंध में जो आपने पढ़ा है वहीं पे आप हाईलाइट कर लीजिए, उसको आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये पॉइंट आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। उसके बाद सेकंड अपना एग्जाम्पल क्या है, पृथ्वीराज वाला, कि पृथ्वीराज के लिए जो कवि चंद ने जो दोहा पढ़ा था। उसके बाद थर्ड है कि भारतीयों के आलस्य को उनकी दुर्गति का कारण बताया है इन्होंने। नंबर तीसरा है हिंदुस्तानी राजे महाराजे हकीम रईस कोई भी देश के जागरण को प्रयासरत नहीं है। मतलब कि जितने भी हिंदुस्तान के राजे महाराजे पंडित वगैरह हैं तो देश जागरण के लिए कोई प्रयासरत नहीं है, कोई प्रयास ही नहीं करता। उसके बाद मलूका दास के दोहे का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद मीर हसन की मसनवी इंदर सभा का उल्लेख जो उन्होंने किया है तो लड़कों को बचाने के लिए किया है ना। मीर हसन के बारे में जो उन्होंने कहा है, उनको क्या बोला, लड़के बिगाड़ने वाला साहित्य कहा है। उसके बाद पृथ्वीराज बाला आपको याद रखना है ना। उसके बाद ये क्या बोलते हैं अपना, आलस्य को दुर्गति का कारण बताया है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, कहाँ पे हम आते हैं, जो नीचे अपन कुछ, अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, जो कि आगे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उन पे आते हैं। और मैं अपना फेस कैम चालू कर देता हूँ। इस निबंध के जितने भी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट MCQ हैं वो दूसरे वीडियो पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।